सवालात के लिए हाथ जो हैं वो पहले से उठना शुरू हो चुके हैं, तो ख्वातीन भी अगर चाहें तो सवाल कर सकती हैं, उसका इंतजाम है, लेकिन हाथ उठा दीजिएगा ताकि हम देख सकें। बस तो ठीक है, हम सवाल करते हैं, लेकिन नहीं, इस तरह सवाल हम शुरू करते हैं, लेकिन ये जहन में रहे कि हमारे पास सवालात के लिए आज उतना वक्त नहीं है जितना हम देते हैं। वक्त थोड़ा सा कम है और हमेशा हम आपको याद दिलाते हैं कि आपने सवाल करना है, तकरीर नहीं करनी, दूसरा बहस नहीं करनी जवाब के बाद, ठीक है। और जिससे भी सवाल करना है उसका नाम लेके सवाल करना है। तो बेटा आप इधर आओ ज़रा, आप इधर आओ। आपका नाम क्या है जी? मुनीब साहब ये काम सर अंजाम देंगे। तो ये सामने जफर साहब बैठे हुए हैं, इनको ये माइक देकर आओ, खड़े हो जाएं, जिनका नाम मैं लूँ वो खड़े होकर सवाल करें। ये जैसे आपने भी बात की कि बजाय जो मैं समझे बहुत दो धारी तलवार है डायलॉग्स करना, ठीक है ना। जब तक आप उसकी बुनियाद और बेसिक और उसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो एक बहुत खतरनाक काम है मुआशरे में एक डिस्कशन शुरू कर देना। जो मैं समझा हूँ वो ये है, इंसान ने यानी अल्लाह ताला ने इंसान को आंख दी है और उसका इख्तियार सिर्फ देखना है। उसे क्या देखना है ये उस आंख का इख्तियार नहीं है। कान सिर्फ सुन सकता है, क्या सुनना है उसका इख्तियार उसके पास नहीं है, ठीक है। क्या बोलना है ये इख्तियार नहीं है। तो ये इल्म वही से आई है कि अल्लाह ताला ने बताया कि तुम इस आंख से ये देख सकते हो, इस ज़बान से। जी मैं सिर्फ एक जुमला, इतना वक्त नहीं है हमारे पास सवाल मेरा कहना जी बोलिए बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम इस सारे डायलॉग्स को किसी एक दायरे के अंदर लेके कहीं से चल सकते हैं? जी शुक्रिया जी। फरासत भाई आप इसका जवाब दें। देखिए, इसका जवाब तो डॉक्टर वहाब सूरी साहब ने अपनी तकरीर में दे ही दिया है कि ये जो लिबरल कैपिटलिज्म है, जिसका बहुत ही सॉफ्ट नाम जो है वो ग्लोबलाइजेशन है, उसके अंदर ये मैकेनिज्म मौजूद है कि पूरी दुनिया के लोगों के अफकार को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही रिसर्च बेस्ड तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। आपको पता है कि अभी कुछ अरसे पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत बुरा भला कहा और ये कहा कि मेरे आईफोन के जरिए मेरी सारी गुफ्तगू, मेरी सारी मूवमेंट जो है वो CIA ने रिकॉर्ड की और उससे जर्मनी की रियासत को और हमारी कौम को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये जो टेलीफोन आपके पास है ये सैटेलाइट से चलता है, आपके जो चैनल हैं वो सैटेलाइट से चलते हैं, और सैटेलाइट आपको वॉच कर रहा है, सिर्फ आपको फिजिकली वॉच नहीं कर रहा बल्कि आपके ख्यालात को वॉच कर रहा है। यही बात डॉक्टर वहाब सूरी साहब ने कही कि आपको फिक्र के लेवल पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो बहुत महदूद दायरे में डायलॉग मुमकिन है। एक आज़ाद मुकालमा, एक फ्री स्पीच और एक फ्री डायलॉग इस इंटरनेशनल सिनारियो में तकरीबन नामुमकिन है, जब तक मुस्लिम ममालिक और राइटिस्ट लोग इसके बारे में कोई मुस्तकबिल की इल्मी बुनियादों पर मंसूबा बंदी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इकबाल हाशमानी साहब को जरा दे दीजिए। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब से आपने ये फरमाया कि 1962 में कालों को वोट डालने का हक दिया गया। मेरा सवाल ये है कि क्यों दिया गया? लिबरल पॉलिटिकल थियरी, मेरा काम लिबरल पॉलिटिकल थियरी 1960 जो था वो लिबरलिज्म के लिए सबसे कमज़ोर वक्त, यानी कि आप देखेंगे कि रशिया जो था वो बहुत ताकतवर हो रहा था। ईस्टर्न यूरोप के अंदर 100% एजुकेशन थी, 100% हेल्थ केयर थी। लोगों को लग रहा था कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर आप देखिए सारे के सारे जो आए वो लेफ्ट के लोग आ गए, यानी कि जो बाद में सबको सद्दाम ये सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर भी जो राइज था वो लेफ्ट का राइज हो रहा था, इंडिया में भी लेफ्ट का राइज था। तो अमेरिका को ये फिर अमेरिका को वियतनाम में बहुत मार पड़ गई थी और तकरीबन उसके 50,000 सोल्जर मर गए थे। चिली के अंदर उनको मार पड़ गई थी, इक्वाडोर में उनको मार पड़ी। तो अमेरिका के अंदर जो लिबरलिज्म का तस्वुर था
greatest happiness for greatest number, ये जो था वो अमेरिका ने कहा कि expanding participation will legitimize our justification. तो उन्होंने कहा कि भाई हम expand करते हैं अपनी participation को, और blacks के पहली बार वायलेंट होना शुरू हो गए थे 1950s के बाद, यानी कि अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट सही है, और ये वो इन सबको अच्छा खासा फंड कर रहा था रशिया। तो अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं था कि कालों को इस तरह से निज़ाम से बाहर रखकर अपने निज़ाम को चलाना। और दूसरी बात ये कि काले बिल्कुल नेचुरलाइज हो चुके थे और वो एसिमिलेट हो चुके थे सोसाइटी के अंदर। तो अमेरिका ने क्योंकि अब नया महाज खोलना था कोल्ड वॉर के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया महाज खोलना था मिडल ईस्ट के अंदर और इधर, तो उनके लिए ज़रूरी था कि अपने अंदर किसी इनकलाब के इम्कानात को, जो कि ब्लैक पैंथर मूवमेंट की शक्ल में कालों की शक्ल में पैदा हो सकता था, उसको न्यूट्रलाइज करने का सबसे आसान तरीका होता है जमहूरियत, कि आप जमहूरी अमल में शरीक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ देखूँ कि आप जिस जगह पे बैठे हैं इस इलाके में, तो इस इलाके के अंदर आपको ये बताया जाता है जमहूरी निज़ाम के अंदर कि भाई एक आदमी है जो कि काउंसलर है, वो भी आपके बारे में सोच जी बातें ना करें आपस में प्लीज। तवज्जो फरमाएं। वो है, वो भी आपके बारे में सोच रहा है, एक नेशनल असेंबली का वो भी आपके बारे में सोच रहा है, SDM भी सोच रहा है, कमिश्नर भी सोच रहा है, इतने सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका गटर खुले हुए और आप उसको ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं ना, लेकिन इल्यूजन तो ये है कि आप ये जो सब कुछ हो रहा है, आपने सुना होगा एक इसका जुमला होता है जमहूरी निज़ाम के अंदर, आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आप हैं रिस्पॉन्सिबल इसके, क्योंकि जमहूरी निज़ाम ये कहता है कि कौन हुकूमत कर रहा है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, एंड अगर इसे दूसरे लफ्ज़ों में पॉलिटिकल थियरी में, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। और किसको कंट्रोल, आप अपने आप को खुद कंट्रोल करो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन ऐसा आप एक ऐसे सोसाइटी में नहीं कर सकते जिसको आप मार्जिनलाइज कर रहे हो, जिसको आप वोट नहीं डालने दे रहे, वो तो ये इस दाम में नहीं आएगा। तो कालों को कंट्रोल करने का बेहतरीन निज़ाम जो है पैदा हुआ और उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट किया। और आपने देखा कि जब बाराक ओबामा इलेक्शन जीता तो पाकिस्तान में बहुत सारे अखबार के लोगों ने उसको मुसलमान भी बना दिया, बाराक हुसैन भी लगा दिया, उसके फिर उसको बता दिया कि वो पाकिस्तान में भी रहा है और उसका दोस्त भी था और ये था वो था। और बाराक ओबामा ने कितने ड्रोन अटैक किए, 258 अटैक किए पाकिस्तान के ऊपर बाराक हुसैन ओबामा ने, क्योंकि वो ब्लैक भी था और उसको अपने आप को लेजिटिमाइज करना था कि मैं जो हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं अमेरिकन, ज्यादा अमेरिकन। तो याद रखिए कि जब किसी लिबरल ऑर्डर को अपने ऊपर ईमान उठने लगता है तो वो ऑब्सक्यूरेंटिस्ट को, बाहर के लोगों को लाके दिखाता है कि देखो इनको कितना एतमाद है, देखो कालों को कितना ईमान है, देखो मार्टिन लूथर को तुम्हारे आदर्शों के ऊपर ईमान है, दोबारा से ताकत करोगे। तो अमेरिका पे जब भी लिबरलिज्म पे जब भी क्राइसिस आता है वो उससे ज्यादा ताकतवर अंदाज में निकलता है, उससे ज्यादा मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल के साथ निकलता है। इस वक्त दुनिया में सबसे आज़ाद माशरा लोग कहते हैं बरतानिया है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा सर्विलेंस बरतानिया में, यानी कि बरतानिया की किसी गली के अंदर कहीं पर भी आप अगर खड़े हो जाए तो स्टेट आपको देख रही है। इसे हम कहते हैं पेनॉप्टिसिज्म, इनविजिबल मोड ऑफ सर्विलेंस। सबसे पहले बरतानिया ने इस्तेमाल किया। तो ये जो हम लेके घूम रहे हैं, जैसे मैं तो ये नहीं लेके घूम रहा, लेकिन तो ये इट इज नॉट यू हु ओन्स अ स्मार्टफोन, इट इज द स्मार्टफोन हु ओन्स यू। तो इट्स अदर वे अराउंड। तो ये इस पे तो खैर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन ज़रूरी ये था कि अमेरिका को बहुत मार कर दी थी उस वक्त और उसके ज़रिए वो इनकॉर्पोरेट कर रहा था। जी इसके बाद पीछे अता मोहम्मद तबस्सुम साहब को दीजिए। डॉक्टर साहब ये आपने हालात और वाक़यात की जो सही निशानदेही कर दी, इस जाल से हम निकलें कैसे?
क्या हमें करना चाहिए कि हम इस जाल से निकल सके या कुछ मुजाहिमत कर सके? माइक अमजद भाई को दे दे, उनको दे दे, अब सवाल बाद में करिएगा जी। ये ज़रा लगा दें इसको, जो है ना, जो इसका जो है कोई इतनी हल तो मुश्किल है। और जैसे ये डायलॉग है, डायलॉग जो है अब हमारा चॉइस नहीं रहा, डायलॉग हमारा चॉइस नहीं रहा, ये कंपल्शन है। यानी कि अगर फर्ज किया कि मैं कहता हूँ अपने बच्चे को कि बेटा आप फेसबुक नहीं बनाओ, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, उसके स्कूल वाले कहेंगे आपको बनाना है। अगर मैं कहूँ बेटे आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाओ, तो उसका स्कूल, उसका निज़ाम कहेगा आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। यानी कि अब आपके पास ये चॉइस नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते अगर आपका स्मार्टफोन नहीं है। तो ये आप फील करेंगे कि आपके पास इसकी चॉइस नहीं है। लेकिन डायलॉग के अंदर ज़रूरी ये है कि जो डायलॉग का तरीका है वो डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ, डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन, जिसमें हम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हों और जिसमें कम से कम हमारी डिपेंडेंसी हो डिजिटल और इंस्टीट्यूशनल जो अपरेटस है, ग्लोबल अपरेटस, इसके ऊपर कम से कम। यानी कि आप देखें कि दुनिया में वो कौमें जिन्होंने निज़ाम को के अंदर कोई तब्दीली लेकर जी जी, उन्होंने वालेकुम सलाम ओपन डिस्कोर्स जी किया है अपने लोगों से डायरेक्ट। हमें पता होना चाहिए कि हमारे गाँव जी, में मैं जो भेज रहा हूँ, बैठा बंदा हुआ है, भेज रहा हूँ। उसका मसला क्या है, बजाय ये कि हम एक ऐसे निज़ाम के ज़रिए उसको जानें जिसके साथ हमें भी पता चल जाए कि वो क्या चाह रहे हैं और पूरी दुनिया को भी पता चल जाए कि वो क्या चाह रहे हैं। तो जब पूरी दुनिया को पता चलेगा तो याद रखें पानी हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पर ढलान होती है, रिसोर्सेज हमेशा वहाँ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज पहले से ही होते हैं, वहाँ पर नहीं आते जहाँ रिसोर्सेज कम होते हैं। तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसमें जो डायलॉग का तरीका होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो हमारा रिवायती तरीका था, जिसमें हम डायरेक्ट जाते थे, डायरेक्ट सीखते थे, डायरेक्ट पहुंचते थे और फिर उस बात को हिफ्ज़े मराठी के तौर पे अब उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो रेलेवेंट आदमी है। जो इररेलेवेंट आदमी है उसको बताने का फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें कि पाकिस्तान में जो जुडिशियल क्राइसिस है, जुडिशियल कियोस है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदालत के अंदर जो बात हो रही है वो सारी दुनिया को वकील जो जज खामोशी से क्यों नहीं सोच रहा, वो बोल कर क्यों सोच रहा है, उसके नतीजे में वकील पहले से अपने पैंतरे बना लेते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर तरीका ये होता है कि हिफ्ज़े मरातिब होते हैं, हर बात हर एक के लिए नहीं होती। जो बात बच्चों के लिए वो बच्चों के डिस्कोर्स के अंदर होनी चाहिए, जो बड़ों की बात है वो बड़ों के डिस्कोर्स में होनी चाहिए, जो खानदान की बात है वो खानदान के डिस्कोर्स में होनी चाहिए। अब मॉडर्न वर्ल्ड ने क्या किया है कि उसने कहा डिस्कोर्स को कर दो ओपन। जब डिस्कोर्स ओपन हो जाएगा तो जो ताकतवर होगा वही उसको कंट्रोल करेगा। लिहाजा जितना हम डायरेक्ट एनकाउंटर के अंदर आएंगे और हर बात हर एक से नहीं करने की होती है, और कोई भाई अगर ये देख के ये कहे कि यार आपके यूट्यूब के अंदर जो लेक्चर है वो भाई मैंने नहीं डाले, वो लोगों ने डाले, मैं इसके खिलाफ था। मैं कहता था कि डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो हो सकता है कि यहाँ के लोगों की इस्तेताअत और ज़हनी सलाहियतों को देख के कर रहा हूँ, लेकिन अगर जिनकी ज़हनी सतह कम होगी उनके लिए शायद ये बात मैं नहीं करता। लेकिन जब ये पब्लिक होगी तो वो भी सुनेंगे, वो भी समझेंगे और हो सकता है वो उसके कुछ और मतलब निकालें। यू नो व्हाट आई मीन। तो जो तरीका है वो ह्यूमन एलिमेंट जितना डायलॉग के अंदर होगा उतना बेहतर डायलॉग होगा, उतना ताकतवर डायलॉग। जी अमजद भाई जी सवाल करिए। मेरा सवाल जो है वो डॉक्टर अब्दुल वहाब सूरी साहब से है और अपने सवाल की वजाहत के लिए पहले मैं शेर सुना देता हूँ। वही तख्त है, वही ताज है, वही जाम है, वही जहर है, ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है।
तो इंसान जो है उसकी नफ्सियात शुरू से जरिए ये कि इंसानों को गुलाम बनाया जाए। अभी भी आपने जिक्र किया कि अब जितनी तरीके आ गए तरीके बदलते रहते हैं। तो इस सिलसिले में अम्बिया की जो है वो अपने दौर में अपने जो लोगों ने गुलाम बनाया था इंसानों को, उनसे डायलॉग की हुए, उसमें कुरान शरीफ बेहतरीन किताब है डायलॉग की जो अम्बिया के हुए, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा एहसन कलाम जो है वो डायलॉग की सूरत है। तो इसमें थोड़ा सा बताइए कि कुरान शरीफ हमें डायलॉग करने के बारे में क्या कुछ रहनुमाई करता है। तो कोई आलिम दीन नहीं हूँ मैं, तो इसमें क्या बता सकता हूँ। और ये डायलॉग का जो बुनियादी उसूल है वो यही है कि जिस एरिए के बारे में आपको पता ना हो उस पर आप खामोश हो। तो मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, फिक्र क्या है, ये जाहिर है कि आलिम को पता होना चाहिए। तो असल में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इंटेलेक्चुअल लिमिट्स क्या है। मैं पॉलिटिकल थियरिस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं अदब का आदमी नहीं हूँ, लिहाजा उस दायरे के अंदर मैं बात नहीं। मैं तो अपनी जो ज़हनी खलबशात थी आप लोगों के साथ शेयर की। और जाहिर है कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में हज़ारों लोग हज़ारों तरह से काम कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये करना है, मैं कम अज़ कम एज ए पाकिस्तानी और एक मुसलमान ये कहता हूँ कि हज़रत ईसा का कौल है लफ्ज़ इंसान को हलाक कर देते हैं। लिहाजा जो आपके मुंह से निकल रहा है उसकी आपको कीमत चुकानी ही चुकानी है और अल्लाह ताला के सामने। तो हमें जो भी बात करनी है वो ये इस उम्मीद से करनी है, जिम्मेदारी से करनी है कि अल्लाह मियाँ हमसे ये पूछेगा भाई आपने ये पता था आपको और आपने क्यों। और हज़रत अली का कौल ये है कि कभी कभार खामोशी झूठ से ज़्यादा खतरनाक है। तो ये मुमकिन था कि मैं बहुत सारी बातें नहीं करता, लेकिन ये कि अगर मुझे पता है और यहाँ पर डायलॉग के बारे में बात हो रही है तो डायलॉग के हवाले से जो खदशात हैं वो भी हम सब के जहनों में होने चाहिए और हम सब को दूसरे को अपने से बेहतर समझना चाहिए। अंबिया के वारिस जो हैं वो उलमा होते हैं और मसला हमारी सोसाइटी का ये हर आदमी आलिम है। हर आदमी वो आलिम नहीं होता। एक आदमी जिसको ज़बान आती है, पूरी ज़िंदगी लगाई है, उसने वो सब कुछ सीखा है। और मैं जो है जिसने पॉलिटिकल थियरी थोड़ी सी पढ़ी है और वो मैं बताऊँ हमारे ज़फ़र भाई है क्या आलिम इंसार करना चाहिए। जी। यूरोप में भी ऐसे ही होता है कि वो इंसार करते हैं दूसरे को। जी नफीस भाई। डॉक्टर साहब सिर्फ ये बता दीजिए जो वर्ल्ड ऑर्डर है वन कंट्री वन वर्ल्ड, ये मुमकिन है? इसके बाद जो है शाहिद इकबाल साहब को दें और ये मर्दों की तरफ से आखिरी सवाल होना था जो अब रेहान भाई करेंगे आखिरी सवाल, इसके बाद हम ख्वातीब चलेंगे। जी मेरा ये ख्याल है कि वन वर्ल्ड और वन ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका था पाकिस्तान बनने से पहले। और यानी कि सोवियत रशिया जो था वो मार पड़ गई थी उनको बहुत ज़्यादा और वो 89 में वो कोलैप्स कर गया। तो फुकुयामा ने एक किताब लिखी थी द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, सही है। और उसने कहा था कि अब दुनिया में जो भी डायलॉग होगा वो फ्री फ्लोट होगा, सेविंग एंड बाइंग रैशनैलिटी की बुनियाद पे। अब लिबरलिज्म के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसी ज़माने में 1992 में एक और किताब लिखी गई थी रेस्मॉ की द ग्रेट रेकनिंग और उसने कहा था नाउ द मूसा मार्क्स इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द मोहम्मद। तो उसने ये बताया था कि अब जो लड़ाई होगी वो मार्क्स तो रिप्लेस हो गया, अब लिबरलिज्म की लड़ाई होगी मुसलमानों के साथ। तो आपने देख लिया वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद भी वॉर अगेंस्ट टेरर ख़त्म हो गई, मुसलमान सर्वाइव किए। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया में मुसलमान भी यही चाहेंगे कि उनका वर्ल्ड ऑर्डर हो, लिबरलिज्म भी चाहेगा कि उनका वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाइनीज़ भी ये चाहेंगे उनका वर्ल्ड ऑर्डर हो। सवाल ये है कि आप किस उसूल और किस बुनियाद पर उसमें शिरकत करना चाहते हैं। तो एक इंफरादी सतह के ऊपर है और एक रियासती सतह के ऊपर है और एक ग्लोबल सतह के ऊपर है। तो जिसका इंट्रिंसिक डायलॉग ताकतवर होगा, जिसका इंट्रिंसिक ताकतवर होगा, अभी सवाल हो रहा पूरे उसके बाद। ईरान आपके सामने जो 70 साल से खड़ा हुआ है उसके ऊपर इन्वेजन होते हैं, लेकिन उनकी इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो इंटरैक्टिव है और बहुत पावरफुल है, एजुकेशन लेवल भी बहुत हाई है, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो दुनिया में हम लोगों को भी
اپنی سوسائٹی کے انٹریکٹیو لیول کو امپروو کرنا چاہیے اور کریٹیکل ہونا چاہیے. ہم لوگ صرف کریٹیکل ہو رہے ہیں اپنے معاشرے اپنے مذہب کے بارے میں. پہلے بھی اچھے سوالات کیے. تو جو بھی کرٹیک کرتا ہے وہ اپنے اوپر تو کرتا ہے, لیکن جو نظام آ رہا ہے جو طاقتور اس کے بارے میں بالکل انٹلیکچوئل پیرالسس ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ اپنی جی کوشش جاری رکھیں گے. جی شاہد اقبال صاحب. السلام علیکم. میرا آج کوئی سوال نہیں. میں اس بد میں مکالمہ کی تقریب سالگرہ کی تقریب کے موقع پر تمام شرکاء کو اور تمام اسپیکر صاحبان, جناب سوری صاحب, جناب صابر حسین صاحب, جناب فراست رضوی صاحب اور بد میں مکالمہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں تمام سامعین کو بھی جو اتوار کے دن اس وقت اٹھ کے تشریف لاتے ہیں, میں چاہتا ہوں سب کے لیے بھرپور تالیاں ہوں اور اس ارتجا کے ساتھ کہ گفتگو کیجیے کہ یہ فطرت انسان شکیب پیارے لگ جاتے ہیں جب بند مقام ہوتا ہے. بہت شکریہ. جناب ریحان شہزاد صاحب. رضوی صاحب سے میرا سوال ہے بنیادی طور پہ کہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. تو دنیا کی اگر تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ جو کامیابی ہے وہ تو طاقت اور لاٹھی کے حصے میں آتی ہے. مکالمے کے حصے میں تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کامیابی آتی ہو. تو کہیں کوئی لائن ڈرا کریں کہ جہاں پہ یہ ہو کہ جی اب مکالمے کی ضرورت جو ہے ختم ہو گئی, اب صرف لاٹھی اور ڈنڈے کا اور طاقت کا قانون چلے گا. فراست رضوی صاحب جواب دے رہے ہیں. دیکھیے ابھی آپ نے یہ کہا کہ اب زمانہ طاقت کا زمانہ ہے اور گفتگو سے تبدیلی نہیں آتی, کیونکہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی, سائنس اور ایٹامک طاقت کی بنیاد پر وہ تیسری دنیا کو جو ہے اپنا محکوم بنا رہی ہیں اور ڈائلاگ کا کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے بہت مشکل حالات میں مکالمہ کیا, ڈائلاگ کیا. وہ ڈائلاگ ایسا تھا کہ مشرکین مکہ کی ساری شرائط آپ نے تسلیم کر لی اور آپ واپس چلے گئے اور آپ نے کہا اب اگلی مرتبہ جو ہے وہ بغیر ہتھیاروں کے مسلمان آئیں گے, کوئی اسلحہ لے کے نہیں آئیں گے, تلوار باندھ کے بھی آئیں گے تو وہ نیام کے اندر ہوگی. اور ساری شرائط مان لی اور کہا کہ ابھی کوئی حج, کوئی عمرہ, کوئی اس طرح کا ارادہ اب ہم نہیں کریں گے, جو وقت طے ہے اس وقت پہ آئیں گے اور ساری شرائط تسلیم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو ہے دکھ کا اظہار کیا. کچھ اور صحابہ نے بھی کہا کہ ہم نے شاید بہتر نہیں کیا, یہ بہت بہتر موقع تھا کہ اب طاقت کے ذریعے جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, نہ اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے, نہ میں یہ چاہتا ہوں آپ واپس چلے جائیں. اور اس کے بعد تاریخ اسلام گواہ ہے کہ وہ مکالمہ, وہ ڈائلاگ جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیا تھا وہ فتح مکہ کی بنیاد بن گیا. یعنی مکے کی فتح کے پیچھے وہ ڈائلاگ موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف طاقت ہی جو ہے وہ مسائل کا حل ہے. ڈائلاگ جو ہے بہت بڑی قوت ہے. کربلا کے بارے میں میں نے تاریخ عاصم کوفی میں پڑھا کہ عاشور کی رات تک جو ہے وہ ڈائلاگ جاری تھے. خیموں کے ایک طرف امام حسین علیہ السلام آ جاتے تھے اور ابن سعد اپنے لوگوں کو لے کے آتا تھا, فون کر کے بولنا فارغ ہو کے اوپر آ جاؤ. حضرت قاسم اور حضرت عباس کھڑے ہوتے تھے اور وہ ڈائلاگ ہوتے تھے. ان ڈائلاگ کی شکایت جو ہے وہ شمر نے عبید اللہ ابن زیاد سے کی دارالعمارہ میں, خط لکھ کے کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے, حسین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے اور یہ بچ کے چلے جائیں گے. اور ابن سعد ان سے روز رات کو گفتگو کرتا ہے, ڈائلاگ کرتا ہے. تو اس نے اپنا آدمی بھیجا ابن زیاد کے پاس اور کہا کہ گورنر نے کہا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تم حسین سے ڈائلاگ کر رہے ہو, یہ ڈائلاگ کا کیا تم وعدہ بھول گئے کہ ہم نے تم کو رے کی گورنری دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم حسین کو قتل کرو گے ملے گی. اذان ہو رہی ہے اس لیے میں گفتگو ختم کیے دیتا ہوں. تو ڈائلاگ پوری تاریخ میں ہمیشہ جنگ سے زیادہ طاقتور رہا ہے. آپ یقین کیجئے ہائیڈروجن بم سے اور ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ایک انسانی استدلال ہے.
میرا ایک سوال ہے اور ایک تجویز ہے. سوال بھی طارق جبی صاحب سے ہے اور تجویز تمام آرگنائزر کے لیے ہے جو یہ پروگرام اہتمام کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک سال پہلے بھی مکالمے کی ضرورت تھی معاشرے میں، ٹھیک ہے نا، آپ نے پروگرام شروع کیا، 11 پروگرام ہوئے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی اپنے اندر، اپنے اطراف میں یا اپنے احباب میں؟ سوال تجویز یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ مکالمے کی ضرورت ہے سیاسی میدان میں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو ہمارے یہاں کی ظاہر ہم ان سے بڑے رہنما کو تو نہیں بنا سکتے، لیکن ہمارے یہاں کی جو نچلی قیادت ہوتی ہے، 3 بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے، ہم انہیں ان میں سے کسی عہدیدار کو بلائیں، یقیناً وہ آئے گا اپنے ساتھ 2-4 اور لوگوں کو بھی لے کر آئے گا. تو اس طرح کیا ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے اس پروگرام کے ذریعے؟ کیونکہ اصل مقصد پروگرام کا یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ آرائی ہو، اور ایسے مکالمہ آرائی جو ایک دوسرے کے اندر بہترین تفہیم کا ذریعہ بنے. اچھا بہن، آپ کا سوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو مجھ سے ہے، تو میں آپ کو یہ جواب ابھی میں گفتگو فرماؤں گا. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا فرق پڑا ہے، اور بھی دوسرا سوال کا بھی جواب دوں گا. تو میں اب اپنی بہن ریحانہ احسان صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ سوال کریں. سر وہاب آپ سے سوال کہ جس چیز کا فرد اظہار نہیں کرتا وہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی، دراصل وہ نہیں ہوتا، اور جبکہ تمام نفسیات دان اور اس بات پر متفق ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس چیز سے بن کے شخصیت بنتی ہے، اور اصلیت بھی کہ وہ کیا ہے، وہ کیا نظر آتا ہے اور وہ کیا نظر آنا چاہتا ہے. تو فرد وہی پیش کرتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے نظر آنے کی، لیکن در حقیقت وہ نہیں ہوتا. اس کی مثال فراست بھائی کے لیکچر میں ہے، جو 9 دن تک ڈائیلاگ ہونے کے بعد گاندھی جی اور قائد اعظم کے ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد بھی ہیومن بیسس پر قائد اعظم نے گاندھی جی کو ایک خط لکھا، آخری کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ میں رام کی قسم، یعنی تعصب اور مذہب، ایک سیکنڈ، تعصب وہ اصلیت سامنے آ گئی کہ رام کی قسم میں اندھیرا پاتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ. یہ میرا نہیں، میں نے جو یہ بتایا تھا کہ فلسفے کی دنیا میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ذاتی فلسفہ ہوتا تھا، یعنی کہ کانشیس فلسفی ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ سبجیکٹیو فلسفی. تو یہ میرا خیال نہیں ہے، میں نے نہیں کہا، یہ ایک بڑا مشہور فلسفی ہے ہیبرماس، اس کا یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک اثر ہے فلسفیوں کے اوپر، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلسفے کی دنیا میں انسان کی جو اندرونی دنیا، انر ورلڈ جو ہے وہ irrelevant ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی جو بیرونی دنیا ہے، جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے، وہ زیادہ طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے لوگوں کے لیے وہ میڈیم پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی انر ورلڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایسا ہو رہا ہے. میں جو آپ کا جو بھی خیال ہے، آپ کا جو تصور ہے، اسے صابر صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. یہ گیسٹالٹ سائیکالوجی ہے، اور گیسٹالٹ سائیکالوجی کہتی ہے انر ورلڈ ہی ریئل ورلڈ ہوتی ہے. تو میں یہ میرا خیال نہیں ہے، میں تو ہیبرماس کو تو فالو نہیں کرتا، میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ابھی آپ کو نہیں بتایا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انسان کی ذات ہی میٹر کرتی ہے، کیونکہ وہی ذات تو اللہ کے سامنے پیش ہوگی.